नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आज हम लोगों का डिस्कस करने का जो टॉपिक लिए हैं, सिलेक्ट किए हैं, वो क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भाग लेते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग होमोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं और नई वीडियो की ओर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा लिखते हैं। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, एन ऑर्गेनिक रिएक्शन may be represented as, may be represented इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सी भाग? सबसे पहला भाग क्या होता है? सबस्ट्रेट। क्या होता है? सबस्ट्रेट। ठीक है, इसके साथ क्या मिलता है? रिएजेंट। क्या मिलता है? रिएजेंट। सबस्ट्रेट प्लस क्या हो गया आपका? रिएजेंट हो गया। जब दोनों को मिलाते हैं तब आपका क्या बनता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर इसको जब बढ़ाते हैं हम लोग तो क्या प्राप्त होता है? हम लोग को प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है? प्रोडक्ट। मींस ये जो इंटरमीडिएट होता है ये क्या होता है? हम लोग रिएक्शंस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट को हम लोग रिएक्शन में कहीं नहीं दर्शाते हैं कि ये इंटरमीडिएट है, इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट की प्राप्ति कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट को लेते हैं। सबस्ट्रेट होता क्या है? जिसमें क्या होता है कि बॉन्ड का डिसोसिएशन और फॉर्मेशन दोनों होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट में क्या हो रहा है? बॉन्ड का बनना टूटना दोनों यहीं से स्टार्ट होता है, सबस्ट्रेट से। जब इसको लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? रिएजेंट उसमें लेते हैं। रिएजेंट क्या करता है? सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करता है। ठीक है, सबस्ट्रेट जो है उस पे आके अटैक किया, तब क्या हुआ? आगे रिएक्शन को फॉरवर्ड किया। जब दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहा है? इस पे अटैक करके आगे जब बढ़ रहा है तब क्या होता है? इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट को हम लोग तो रिएक्शन में लिखते नहीं क्योंकि ये अनस्टेबल स्पीशीज होता है, स्टेबिलिटी इसकी नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको लिखते नहीं है। और ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप क्या हो जाता है? प्रोडक्ट में इसका कन्वर्शन हो जाता है, प्रोडक्ट की प्राप्ति हम लोगों को हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, रिएजेंट किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन टॉपिक जो है वो लिखिए सबस्ट्रेट। क्या टॉपिक देना है? फर्स्ट वन सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दो लाइन लिख लेते हैं। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स in which world covalent bond, in which world covalent bond break up and new covalent bond formed during the reaction, is called substrate। ठीक है, क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? कि वैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या होता है कि आपका जो पुराना बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के जो पुराना बॉन्ड बना हुआ है वो टूटेगा।
ठीक है। उसका क्या होता है, टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना, जिसमें रिएक्शन के अंतर्गत जब रिएक्शन हम लोग करवा रहे होते हैं तब क्या होता है, पुराना जितना भी बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्ड सभी क्या होगा, टूटेगा और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया कि पुराने बॉन्ड्स का टूटना, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक को समझते हैं। सबस्ट्रेट के बाद क्या था आप लोग का, रिएजेंट। तो रिएजेंट के बारे में देखते क्या होता है आपका रिएजेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट तो हम लोगों ने जान लिया, अब रिएजेंट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिएजेंट। रिएजेंट इसमें नाम ही दे दिया क्या, एजेंट, एजेंट के रूप में काम कर रहा है। रीएजेंट मींस ये क्या कर रहा है कि दूसरों पे जाके अटैक करेगा, खुद से क्या करता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना गाड़ी में ही एजेंट, एजेंट क्या करता है, गाड़ी पे जाके लटक के रहता है, अटैक करता है, दौड़ दौड़ के चढ़ जाता है, वो क्या होगा, एजेंट के रूप में होता है। यहाँ पे क्या है, री एजेंट, हम लोग रिएक्शंस में देखते हैं री एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो रीएजेंट क्या कर रहा है कि वैसी स्पीशीज जो सबस्ट्रेट पे बस पे, ठीक है, तो जो क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करता है, ठीक है, उस पे जाके टूट पड़ा, अब उसका क्या किया, बॉन्ड का तोड़ दिया, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रीएजेंट के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में दो लाइन लिख लेते, द स्पीशीज which attacks one, the species which attacks on the substrate molecule, on the substrate molecule is called the reagent। क्या करते हैं, उसी को हम लोग reagent के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि वैसे स्पीशीज जो अटैक कर दे रहा है किस पे, सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिएजेंट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि सबस्ट्रेट किसे कहते हैं लिखिए, रिएजेंट किसे कहते हैं लिखना है। इसको क्या करना, आपको समझना है, क्योंकि जितने भी सारे मैकेनिज्म आगे ड्रॉ होंगे तो वहां पे आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा रिएजेंट, किसको अटैक करवाना है, किस पे अटैक करवाना है। तो यहाँ आपको पता चल रहा है ना कि अटैक करने वाला कौन है, रिएजेंट है, अटैक किस पे करेगा, सबस्ट्रेट पे। तो ये सारी चीजों को हल्का हल्का सा ध्यान देना है, ताकि आगे क्या हो कि आपको समझने में कोई कठिनाइयां ना हो। ठीक है, तो रिएजेंट क्लियर हो गया, नोट करते चलना, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन जो था हम लोग को वो क्या था, इंटरमीडिएट। ठीक है, जब सबस्ट्रेट देखिए, रिएजेंट देखिए, अब क्या बच गया, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का टॉपिक दीजिए, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट होता क्या है, क्या कहते हैं कि वैसा अनस्टेबल स्पीशीज होता है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल स्पीशीज होता है, जिसमें स्टेबिलिटी खुद की नहीं होती है। ठीक है, तो वैसा अनस्टेबल स्पीशीज जिसका क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किसे, बाय विच क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग कहां, प्रोडक्ट में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि इंटरमीडिएट क्या होता है, द स्पीशीज से हल्का आगे लिख देते हैं अनस्टेबल स्पीशीज, द अनस्टेबल स्पीशीज by which substrate is transformed into product during the reaction। बिना रिएक्शन के कैसे क्या होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन
इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट, इज कॉल्ड इंटरमीडिएट या द इंटरमीडिएट। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि वैसे एसपीसी जो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है सबस्ट्रेट को, क्या कर रहा है कि आपको प्रोडक्ट में ट्रांसफर करने के लिए जो बीच में रास्ता होता है बाय बीच, जिससे होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो हेल्प कर रहा है आपको, तोड़ रहे हैं जोड़ रहे हैं जहां पे, तो वो तोड़ना जोड़ना जो प्रोसेस हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, इंटरमीडिएट में हो रहा है। तो ये बातों को ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ से अटैक कराए तो यहाँ जुड़ रहा है, इधर से ये क्या होगा, फ्यूजन हो गया तो वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो कहाँ पे हो रहा है, इंटरमीडिएट में, जिससे होकर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्राप्ति करते हैं, उसी को हम लोग इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन जो आपका बच गया वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हम लोग सभी को जानते हैं कि प्रोडक्ट तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या होता है, जो एज ए रिजल्ट हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो जिसके रिजल्ट के कारण जो प्राप्ति होती है उसी को हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि हम लोग कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, मान लिया जाए कि खाना ही बना रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि चावल डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो चावल क्या है मैक्सिमम अमाउंट में, उसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं या अधिक पानी डाल रहे हैं, तो ये दोनों को मिक्सअप होने के बाद जो सारा प्रोसेस चला, डबकना, हल्का सा और बुलबुला छोड़ना, तो ये सारी जो प्रोसेस हो रहे हैं वो इंटरमीडिएट के रूप में हो रहा है। और जो हम लोग कहते हैं ना भात बन जाना, वो क्या प्राप्ति हो रहा है, आपका प्रोडक्ट के रूप में प्राप्ति हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के रूप में प्राप्ति हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट इज दैट मॉलिक्यूल दैट इज formed as a result of chemical reaction, of क्या लिख रहे हैं, of केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट तभी प्राप्ति होगा कोई केमिकल रिएक्शंस को अगर हम लोग कर रहे हैं, उससे जो मेन प्राप्ति हो रहा है, जिसकी प्राप्ति हम लोग कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, रिएजेंट किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जनरल लाइफ में हल्का सा एग्जांपल भी लेके देख लिया कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इसका एकदम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन रिएजेंट, कौन सा प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल को हम लोग लेंगे जिसमें चारों चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको आगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने लिया इथीन, सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे एच एच एच। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथीन, इथीन। इसमें क्या किया हम लोगों ने, Br2 को अटैक करा दिया, Br2 को अटैक करवाए सबस्ट्रेट में। ये आपका क्या हो गया है, सबस्ट्रेट है, आपका क्या है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। ये क्या हो गया, रिएजेंट, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट। इसमें अटैक हम लोगों ने किसको करवा दिया, Br2 का। जब एज ए रिजल्ट, अभी रिजल्ट की प्राप्ति नहीं होगा, जब दोनों को मिलाते क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो इंटरमीडिएट में हम लोग देखते क्या होता है, ये Br क्या होगा, आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये दोनों तो जैसा था वो क्या करता है, सबस्ट्रेट क्या बोलता है कि उसमें क्या होता है कि इसका सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसका टूटने फूटने का कार्यक्रम होता है। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है हम लोग का, Br आ जा रहा है। ठीक है, इधर से मान लिया जाए यहाँ पे अटैक किया, ये टूट गया, जो डबल बॉन्डेड था वो टूट के क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जहां पे H है उसको हम लोग लिख दे रहे हैं H। ठीक है, यहाँ पे कितना है हम लोग जानते हैं कि ब्रोमीन जो होता है
ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो जितने भी आपके हैलोजन एटम्स हैं उसके सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7। तो 7 में देखिए एक इधर बॉन्ड में बनाने में भाग ले लिया, इधर इसके पास बचा कितना? 5। ठीक है, तो 5 एक क्या करेंगे, इसको 5 की जगह 5 तो हम लोग बॉन्ड को मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लिख तो नहीं सकते, तो क्या करते हैं इसके ऊपर हम लोग प्लस चार्ज को लिख दे रहे हैं क्योंकि ये अनस्टेबल स्पीशीज है, प्लस चार्ज को लिखते हैं। ठीक है, तो एक Br तो यहां पे आके साइक्लिक आयन बना दिया। ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक और Br बच जा रहा है जो कि क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ प्लस है तो ये क्या बन जा रहा है? नेगेटिव बन जा रहा है। प्लस है तो ये क्या बन जा रहा है? माइनस। तो ये पूरे जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और डिसोसिएशन करवा के इसको दिखा रहे हैं वही क्या हो रहा है? इंटरमीडिएट हो रहा है। ये क्या करेगा? फिर से अटैक करेगा। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल को इधर से अटैक करवा देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? इधर से निकल जाएगा कि अपना बॉन्ड लेके भागो। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है। जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है फिर से बॉन्ड का फ्यूजन होगा। बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट के उसको क्या किया? भगा दिया। ये इसका नाम क्या है? इंटरमीडिएट। तो इसके बाद क्या कर रहा है कि आपका जैसे देखिए ये बॉन्ड तो ये बचा हुआ है, इधर तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लोगों ने रहने दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ये टूट के इधर आ गया तो ये क्या हो गया? पूरा पूरी Br। अब ये इधर से आके अटैक कर गया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ गया? पूरा पूरी ब्रोमीन। और जो बचा हाइड्रोजन जो है वो तो दिखेगा इस प्रकार से। ठीक है, जैसा हाइड्रोजन था वैसा रहने दिया। तो हम लोगों के पास क्या आ रहा है? ब्रोमीन पूरे आ जा रहा है। ठीक है, तो ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 हो जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है बॉन्ड में, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 6 मींस 3 पेयर। तो ये जो बना आपका इसका नाम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। इसी को तो हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। ये क्या है? आपका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। क्लियर हो गया कि इंटरमीडिएट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? एक एग्जांपल के द्वारा हम लोगों ने देखा किस प्रकार से इसको इलस्ट्रेट करके 4 पार्ट्स जो थे उसके सारे के बारे में किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या किया? यहाँ पे अटैक कर गया था एक। ठीक है, तो इसको नहीं भी लिखे, जब मैकेनिज्म हम लोग लिखने लगेंगे उस टाइम इसको लिखेंगे अच्छे से, कौन सा कर्ली एरो होता है, कौन सा फुल्ली होता है, ये सब भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे धीरे धीरे सबको यूज करते चलेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो गया कि कैसे क्या होता है। ये क्या बना दिया? साइक्लिक ब्रोमीन का क्या कर दिया? साइक्लिक कंपाउंड बना दिया। तो यहां पे कितना था आपका सिग्मा बॉन्ड? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5। सिग्मा की संख्या 5, सिग्मा प्लस सिग्मा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, प्लस 1 क्या था? पाई। तो हम लोग जो ये सब सारी चीजें करते हैं वो क्या होता है? सिग्मा को तोड़ने का काम नहीं कर रहे, यहाँ क्या किए थे? पाई बॉन्ड को तोड़ के सिग्मा में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सारे रिएक्शंस को करके दिखा सकते हैं इंटरमीडिएट के बाय होते हुए, मतलब उसके थ्रू होते हुए सारे रिएक्शंस को करके दिखा सकते हैं। इसी में देख लीजिए कितना आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 मींस टोटल जो बॉन्ड की संख्या कितना है? 7 सिग्मा। तो होना कितना चाहिए? देखिए कितना हो गया? एक अटैक करके नया बॉन्ड बना दिया, एक इधर एक इधर, इसलिए टोटल कितने हो गए? 7 सिग्मा। क्लियर हो गया? तो यहां से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, अब हल्का सा देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में देख लिए, अब मैकेनिज्म के बारे में इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे जब भी जरूरत पड़े एक बार रिवीजन कर लिया जाए और हम लोग इसी थ्रो से आगे बढ़ते चलेंगे। अब हल्का सा एक छोटा सा टॉपिक दीजिए, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किसे कहते हैं वो हल्का जान लेते, फिर उसका उपयोग तो पूरा भर भर के करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैकेनिज्म
हम लोगों ने पूरे जो टॉपिक मिला है उसका पूरा डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, तो लिखते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट या ड्यूरिंग या केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, chemical reaction is called या mechanism। क्या कहता है कि मैकेनिज्म के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो क्या कहता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन मींस पूरे बुक को लिख देना, कहते हैं ना कि डिस्क्राइब कर रहा है, मींस उसके बारे में पूरे डिटेल से बता रहा है। तो वो क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्शन कर रहा है किसका, डिसोसिएशन और फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड का कहां टूट रहा है, कहां एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है या इधर आ रहा है इसके पास, तो वो सारी चीजों के बारे में वो डिस्कस करता है, वो लिख के बताता है। उसी को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म के नाम से जानते। कब, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब रिएक्टेंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की ओर प्राप्ति हो रहा है। तो उस पूरे रिएक्शंस में जो सारा चीज हो रहा है, यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकला, ये सारी चीजों का जो डिस्क्राइब करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, मैकेनिज्म किसे कहते हैं, वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक लिखना है वो क्या कहते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका है तो मैकेनिज्म हो गया। आप इसके बाद आ गया कि हम लोग फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फ्यूजन, कैसे टूटता है, कैसे फूटता है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक दीजिए फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, क्लीवेज क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देते हैं नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूजन या डिसोसिएशन या क्या कर सकते हैं, फ्यूजन, डिसोसिएशन, क्लीवेज मतलब टूटना, क्लीवेज, VAG, क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कि किस प्रकार से बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। तो जब हम लोग बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या होना चाहिए कि हम लोग को पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड बंद कब रहा है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, वो तो अगर प्राप्ति नहीं होगी और हम लोग कहेंगे कि इसको तोड़ रहे हैं तो बनने का पता ही नहीं, तो कहां से होगा टूटने का कार्यक्रम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको देख रहे कि कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हल्का सा दो वर्ड में लिखते हैं, when two atoms share one electron each, one electron each between them या कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। क्या कर रहा है कि अगर दो कोई एटम है, मान लेते हैं हम लोगों के पास क्या है कि दो एटम है, सिंपल से जैसे Cl है, इधर भी Cl, दो हम लोगों ने एटम को लिया, दोनों एटम क्या कर रहा है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जैसे इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, तो 7 हम लोगों ने दिया, 2 4 6 7। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हल्का से इसका चेंज करके देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
तो ये हो गया इसका क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों क्या हुआ है जुड़ रहा है, ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि इसको अगर दूसरे वे में हम लोग लिखना चाहे तो क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ले रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ले रहा है, ठीक है, तो दोनों के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है कि शेयर कर रहा है, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है और शेयर करने के बाद क्या कर रहा है कि ऐसे हो जा रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से एक बॉन्ड की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के ट्रांसफर करने शेयर करने के बाद क्या होता है कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो आपका बॉन्ड बना, ये जो शेयर कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है और जो कुछ बनता है उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, उसके बाद जो बॉन्ड बन रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर के नाम से जानते हैं। और जो बॉन्ड आपका बन गया, ये जो बॉन्ड बन गया है इसी को क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। यहां से क्लियर हो गया कि जब कोई दो लेविस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग देखिए कि अगर कोई दो क्लोरीन क्लोरीन ही है तो दोनों क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शेयर कर रहा है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स था टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स था, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और शेयर करने के बाद क्या हुआ, शेयर करने वालों को क्या कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मींस क्या होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर को क्या होता है कि इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं और इसको डायरेक्टली अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख देते हैं ना Cl और Cl के बीच क्या है बॉन्ड है, वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो बना रहा है वो कैसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, समझ में आया कि एक अगर खींचा जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं सिंगल, आप क्लास 10th में भी पढ़े 12th में भी, तो ये सिंगल बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं तो लिख देना, क्या लिखोगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होता है शेयर्ड होता है, दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है और शेयर करने के बाद जो फॉर्मेशन होता है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो किसे कहते हैं ये सब सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या होता है कि जो ये बॉन्ड तो बन गया, तो बॉन्ड को अब तोड़ने के लिए सीखेंगे, इस प्रकार से हम लोग बॉन्ड का फ्यूजन कराएंगे। फ्यूजन मींस क्या होता है तोड़ना, केमिस्ट्री की भाषा में फ्यूजन मतलब तोड़ना, डिसोसिएशन मींस भी तोड़ दो एकदम, बॉन्ड को क्या है तोड़ दो, क्लीवेज मींस तोड़ना। आपको अगर कुछ दे दिया जाए फ्यूजन, क्लीवेज या डिसोसिएशन तो डायरेक्ट क्या आपको समझना कि तोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन कितने प्रकार से होते हैं, हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। फ्यूजन ऑफ या ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, द डिसोसिएशन या फ्यूजन ऑफ या कोवैलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस इन टू वेज, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं या कर सकते हैं। ब्रेकअप करना मीन्स तोड़ देना, ठीक है। तो पहला जो होता है वो क्या होता है हम लोग का होमोलिटिक फ्यूजन। पहला क्या लिखेंगे होमोलिटिक, होमोलिटिक फ्यूजन। सबको तो नहीं लिखते चलेंगे कि क्लीवेज है ये, तो एक को हम लोग याद रखते हैं, तीनों को पता है कि क्या होता है फ्यूजन मींस क्लीवेज होता है, डिसोसिएशन होता है। अब क्या बात है कि होमोलिटिक फ्यूजन होता क्या है, ठीक है। होमोलिटिक फ्यूजन कहते किसे, तो होमोलिटिक फ्यूजन क्या कहता है, तो यहां तो अभी क्लियर हो गया था कि फ्यूजन मींस तोड़ना, किसको तोड़ना कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो फ्यूजन मींस क्या हो गया कि आपको तोड़ के निकाल रहे हैं उसके बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन्स है, मान लिया जाए कि आपके दो क्या है एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है Cl और Cl मान लिया जाए,
तो इससे क्या करता है कि दोनों क्या कर रहा है कि अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है। मींस ये आपका जैसे Cl है और Cl है, दोनों ने क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ये भी क्या कर रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स खींच ले रहा है, ये भी क्या करता है कि हमको इलेक्ट्रॉन्स अपना वापस दो। ठीक है, जब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लेता है, विथड्रॉ कर लेता है, तब हम लोग कह देते हैं कि होमोलिटिक फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा 2 लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे एग्जांपल से और भी अच्छे से समझते हैं। When the atoms linked together, when the atoms linked together by a covalent bond withdraw their electrons from bond pair, it is called homolytic fusion. It is called homolytic fusion. क्या कहते हैं कि जब दो एटम्स क्या हो गए, when two atoms लिख देते हैं, when two atoms linked together क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। और वो क्या करता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को उस बॉन्ड पेयर से क्या कर रहा है, खींच ले रहा है। जो कोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों ने बनाया था उससे क्या कर रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले रहा है, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। क्या है कि आपका Cl अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लिया जाए Cl है, Cl, ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, 2 एटम्स। ये क्या कर रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या भाग लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में साझेदारी किया है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस दे दीजिए। ठीक है, अब यहां पे आ रहा है क्या, इस प्रकार का हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग कहते हैं हाफ करली एरो। ऐसे करके जो होता है ना मछली मारने वाला बंसी जिसको कहते हैं नेट, वो इस प्रकार से हम लोग शो करते हैं। तो इसको एक लाइन लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय हाफ करली एरो, हाफ करली एरो, हाफ करली एरो के द्वारा इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, फुल एरो ऐसे करके नहीं हम लोग को देना है, कैसा देना है, हाफ करली एरो, होमोलिटिक फ्यूजन है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स की विड्रॉ कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स को वो वापस कर रहा है। तो देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स था, अब एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसने रिमूव कर लिया, ये जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इस क्लोरीन एटम्स ने रिमूव कर लिया, एक इस क्लोरीन ने। और ये जो हो रहा है, ठीक है, तो एक बात बहुत ध्यान में रखना है कि होमोलिटिक फ्यूजन तभी होगा कब, जब इसमें क्या होगा, सनलाइट का प्रेजेंस होगा, या क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, कुछ भी अगर हो तभी क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा, अदरवाइज क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन नहीं होगा। अब दोनों क्या हुआ कि एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना बॉन्ड से ले लिया। अब बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स लेने के कार्यक्रम में क्या हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो गया, बढ़ गई, एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, 6 था, 6 से क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था पूरा हो गया। कहीं पर भी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं, मैक्सिमम पेयर के रूप में। यहां पे क्या हो रहा है कि पेयर ना बन के एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जा रहा है, फिर इसमें भी
जितना था उससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और भी एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं। ये सारी चीजों को अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के रूप में आ जाए तो उसको हम लोग फ्री रेडिकल्स के नाम से जानेंगे, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए पेयर से तो उसको हम लोग फ्री रेडिकल्स के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, हाफ कर्ली एरो के द्वारा हम लोग दिखा रहे हैं, किसके परहेज में, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, तो हम लोग की प्राप्ति क्या हो रही है, फ्री रेडिकल्स की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है कि when we do homolytic fusion what will be the product formed, then you have to say free radical will be formed। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेगा, नन ऑफ दीज बनेगा। तो आपको क्या याद रखना है, फ्री रेडिकल्स। देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, दैट मींस फ्री रेडिकल बन रहा है। तो एक लाइन इसके नीचे लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, होमोलिटिक फ्यूजन। लिखिए होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ या कोवेलेंट बॉन्ड, एक लाइन क्या लिखेंगे, होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ या कोवेलेंट बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट का टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट में हम लोग देखेंगे कि कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल जो होता है, ये सब के बारे में आपको डिस्कस से करना है, पूरे एकदम कंप्लीटली पढ़ना है। तो इसके बारे में और भी डिटेल से डिस्कस हम लोग करेंगे। अभी यहाँ देख रहे हैं क्या, होमोलिटिक फ्यूजन होने के कार्यक्रम में क्या हो रहा है कि फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल्स आपका बन रहा है। तो हम लोगों ने जान लिया कि होमोलिटिक फ्यूजन कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट जो है वो क्या देखना है कि हेटेरोलिटिक फ्यूजन। आपका दूसरा नंबर टॉपिक जो है वो बनाइए हेटेरोलिटिक फ्यूजन। हेटेरोलिटिक फ्यूजन, उसको पहला लिखे थे, इसको दूसरा लिखेंगे हेटेरोलिटिक, हेटेरोलिटिक फ्यूजन। क्या होता है हेटेरोलिटिक फ्यूजन? अब हम लोगों ने देखा था कि तोड़ने के बाद क्या कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने वाला कार्यक्रम हम लोगों ने देख लिया, कैसे एक इलेक्ट्रॉन्स को अपना खींच ले रहा है, ऐसे जुड़ा हुआ है, दोनों दोस्त है। अब दोस्त क्या कर रहा है कि जब जरूरत पड़ने के बाद क्या करते हैं कि हाँ अब उसको जरूरत पड़ा, ये क्या करेगा कि हमसे कुछ डिमांड करेगा, हमसे कुछ उधार मांगेगा। उससे पहले क्या करता है, कोई इशू करके क्या कर रहा है कि ये दोस्ती को दोनों तोड़ दे रहा है। ठीक है, मींस अपना जो शेयर किया था वो ले लिया, ये जो शेयर किया था ले लिया, दोनों अपना अपना शेयर वापस ले लिया, वो होमोलिटिक फ्यूजन हो जाता था। अब देखिए एक और नया कॉन्सेप्ट कि हेटेरोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है कि जैसे देखते कि बहुत जगहों पे देखते हैं कि दो पार्टनर मिलके एक कंपनी बनाया, ठीक है, दोनों मींस बॉन्ड बनाया। जब बॉन्ड बनाने के बाद एक पार्टनर क्या होगा, हल्का सा हो सकता है कि ज्यादा चालाक होगा, तेज होगा, तो उसने क्या किया कि इसके सारे प्रॉपर्टी को हड़प के अपने नाम कर लिया। एक जो था जो पावरफुल था उसने क्या किया, पूरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींच लिया, दूसरे को कंगाल कर दिया। दूसरे को बोला कि आपको इसमें कोई साझेदारी नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हेटेरोलिटिक फ्यूजन कहेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन बनाने के क्रम में तो दोनों भाग दिए थे बराबर की, लेकिन जब ये सक्सेसफुल हुआ, दोनों तो सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन एक जिसको कहते हैं धूर्त आदमी मींस क्लेवर जाने, तो वो क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींच लिया। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग हेटेरोलिटिक फ्यूजन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसको हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा दो लाइन लिख लेंगे, उसके बाद एग्जांपल से देखेंगे। when both the electrons of a covalent bond each transferred
when both the electrons of a covalent bond is transferred to a single atom attached by it इसके द्वारा जो जुड़ा हुआ था उसके पास क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, इसी को कहते हैं इट इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक फ्यूजन। हेटेरोलिटिक फ्यूजन क्या कर रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दोस्त लेके भाग जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोलिटिक फ्यूजन कहते हैं। इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फुल कर्ली एरो, पूरे एरो के द्वारा कि पूरा प्रॉपर्टी लेके भाग गया। ठीक है, ये इस प्रकार से पूरा, ठीक है, पूरे एरो को दिखाना है, ऐसे करके ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो फुल कर्ली एरो के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हेटेरोलिटिक फ्यूजन को दिखाते हैं। मींस समझ में आ गया कि वैसा फ्यूजन, वैसा बॉन्ड का टूटना जिसमें क्या कर रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहा है, एक ही एटम्स अपनी ओर ले जाता है, दूसरे को नहीं देता है कुछ भी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोलिटिक फ्यूजन के नाम से जानते हैं। और उसमें क्या होता है कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं फुल एरो के द्वारा, फुल टेढ़ा सा करनी मतलब मुड़ा हुआ। ठीक है, ऐसे एकदम मुड़ के जो एरो बना हुआ पूरा, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल कर्ली एरो के द्वारा ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो देखना है इसी में, उसका क्या करना है कि एग्जांपल्स देखना है हम लोग को। तो एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हो रहा है, ये कैसे ट्रांसफर करके कैसे बेचारे को कंगाल कर दे रहा है। तो देखिए आपके पास क्या है, ऐसा कोई कंपाउंड है, मान लिया जाए 1 2 3 4 ऐसा, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, ऐसा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब देखो यहाँ पे जो सारा इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन्स इस पर ट्रांसफर हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए इसलिए दे देते हैं। इसके पास ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 7, 7 में से एक बॉन्ड में भाग लिया, कितना बच गया, 6। अब ये क्या कर रहा है कि पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास 6 और एक और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, इससे खींचना चाहिए, लेकिन एक नहीं खींच के जो बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक इसका इलेक्ट्रॉन्स और एक उसका, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींच ले रहा है। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले रहा है, तब क्या हो रहा है, तो उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो जाता है। इसके बाद क्या कर रहा है कि आपका ऐसे हो जा रहा है, यहाँ पे क्या बच जा रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स पूरा ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कार्बन इसके पास जो था कितना, 3 ठो जुड़ा हुआ कार्बन और तीनों जुटा हुआ ही रह गया, ऐसे जुटा हुआ, ऐसे जुड़ा हुआ। ठीक है, ये अब क्या करते हैं एक बात को, और ये क्या कर रहा है कि इसका दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए एक बात को हल्का ध्यान देना कि अगर किसी के ऊपर टेंडेंसी कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स रखने की टेंडेंसी है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा रख रहा है, मींस एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या किया, दान में ले लिया है, किसी से कर्ज लिया है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्स्ट्रा लिया है मींस वो क्या है, कर्जा में है, माइनस लिख देना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है कि किसी और से ले लिया जबरदस्ती, मींस कर्ज में, भले आप ठग लिए लेकिन वो क्या है, कर्ज के रूप में है, तो वो क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ पे देखना क्या कि इसने तो कह दिया कि जाओ तुम ऐसा कर रहा है तो क्या करो कि मेरा भी इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो वो क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है। और कोई अपना जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो कार्बन की कैपेसिटी कितना है, 4, लेकिन ये बॉन्ड कितना बना रहा है कि 3 ही बना रहा है, एक क्या है, बॉन्ड कम हो जा रहा है, और किसी को एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर शेयर कर दिया है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज हो जाता है, और जो ले लिया उसके ऊपर क्या होता है, माइनस का चार्ज। अगर ये होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन के नाम से जानते हैं, और ये क्या होता है, एनायन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या है, 1 2 3 मींस क्या है,
टर्सरी, अगर कॉमन नाम लिखे तो तीन तरफ से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं टर्सरी। कितने कार्बन है टोटल 4, तो क्या होगा ब्यूटाइल, Cl को क्या कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के रूप में था। इसको क्या किए, जब होमोलिटिक फिजन ना होके हेटेरोलिटिक फिजन हुआ इसमें, तो क्या हुआ कि एक कैटायन बन गया, दूसरा क्या हुआ एनायन के रूप में फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हो गया। तो वहां पे हम लोग देखते थे होमोलिटिक फिजन में जो रिएक्शन होता था उसमें क्या होता था, कुछ नीड होता था, विदाउट नीड का वो रिएक्शन या होमोलिटिक फिजन हो ही नहीं पाता था। अब इसमें भी देखते हैं उसमें क्या क्या जरूरत होता था कि लाइट का जरूरत होता था, सनलाइट चाहिए या हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, इसमें भी क्या कहता है कि जो कंपाउंड्स है उसमें जो एटम्स जुड़े हुए होंगे वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कार्बन 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 इधर, लेकिन इधर जो है क्लोरीन, तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का होगा तभी उसका क्या होगा हेटेरोलिटिक फिजन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अगर हम लोग दोनों जैसे दे देते थे Cl और Cl ही हम लोग करवाए थे, दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है सेम है, तो इसमें हेटेरोलिटिक फिजन होगा ही नहीं। इसमें क्या होता था होमोलिटिक, लेकिन इसमें क्या है कि Cl का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग है, इसका क्या है अलग है, तब क्या हो जा रहा है हेटेरोलिटिक फिजन हो रहा है। तो हेटेरोलिटिक फिजन होने के अंतर्गत आपका क्या क्या फॉर्मेशन कर रहा है कैटायन और एनायन। जैसे कार्बन में प्लस जो हो जाता है उसी को हम लोग कार्बोनियम आयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कैटायन और एनायन को आपको याद रखना है क्यों होता है, तो आपको क्या करना है कि हेटेरोलिटिक फिजन क्यों होता है, ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रहता है तभी होता है। तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं नीचे, द हेटेरोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन of covalent bond leads to formation of cation and anion, cation and anion। ठीक है, इन सारी बातों को आपको याद रखना, आगे हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। कैटायन क्या होता है, कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है, वो तो हम लोगों ने देख लिया। बार बार अलग अलग ट्रिक से आपको कैटायन एनायन पढ़ना है, कैसे बनेगा, ठीक है, उसका शेप क्या होगा, वो सारी चीजों के बारे में, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, रिएक्शन से देखना है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैटायन एनायन और फ्री रेडिकल्स का रिएक्शन शेप साइज, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत ये छोटी छोटी टॉपिक्स थे, इसको हम लोगों ने देखा। होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है फॉर्मल चार्ज की, इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, उसका कितना है, ये सारी चीजें पूछा जाता है। ठीक है, लिखने के लिए नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है फॉर्मल चार्ज। तो हम लोग हल्का सा देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज को निकालने के लिए ट्रिक्स, किस प्रकार से हम लोग फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। तो इसके बाद तो हम लोगों को देखना है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है उसके बारे में हल्का सा क्या करना है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो फॉर्मल चार्ज कोई भी एक एटम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई भी अगर दे दिया एटम्स तो उसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है, उसको हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला है, उसको आपको याद रखना है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। तो इसको किस प्रकार से करते हैं कि फॉर्मल चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जिस एटम की हम लोग बात करें कि इसका फॉर्मल चार्ज देखते हैं उसका क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितना है। ठीक है, जो फ्री एटम की बात करें उसमें कितना प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल, उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे किसमें, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसको काउंट करना है, उसमें घटाना है, फिर माइनस क्या होता है 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में से क्या करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितना बॉन्डिंग में है उसका हाफ करके माइनस कर देंगे। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे NO2 दे दिया गया है,
NO2 दे दिया गया, इसमें प्लस माइनस आपको कुछ नहीं बोल रहा है, इसका फॉर्मल चार्ज के रूप में आपको बनाना है। तो हम लोग NO2 को लिखते हैं तो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है फॉर्मल चार्ज इसका निकाल रहे हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो क्या कर रहा है आपका 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखती है। तो ऑक्सीजन कितना है इसके पास 2, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 2, तो ऑक्सीजन 2 है, लेकिन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है 3, तो 1 2 एक साइड 1 दे दी, ठीक है, ऐसा दे दिए। अब इसके पास क्या है कि कितना लोन पेयर बच गया, तो नाइट्रोजन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो 5 होता है। जैसे कितना है टोटल इसका जो है 7 होता है, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 5 बच गया, तो 5 क्या हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 5 में से क्या कर रहा है कि 3 इसका भाग ले रहा है, किसमें बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले रहा है। तो उसके पास बच कितना गया एज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गया, मींस 1 पेयर बच रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसमें देखना है कि आपके पास 2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एक है, सभी का एक एक करके फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। ऐसे नहीं कि पूरे NO2 का फॉर्मल चार्ज कितना, आपको क्या करेगा कि इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, तीनों का सभी का अपना अपना फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं कि इसका फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड के द्वारा इधर जुड़ा हुआ है, तो फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है Fc बराबर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 6, तो हम लोग क्या कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल ऑक्सीजन के कितने हैं 6, वही लिख दिया 6, ठीक है। माइनस क्या कर रहा है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, देखिए 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स कहां पे भाग लिया है बॉन्डिंग में, तो बच कितना गया 4, तो बच गया ना 4। तो क्या कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एज अ लोन पेयर, कितना इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है 1 2 3 4, तो क्या करेंगे 4 को माइनस कर देंगे। फिर फॉर्मूला क्या कहता है माइनस लिखना है, माइनस लिखे, फिर क्या कहता है 1/2 करना है। उसके बाद क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहा है, तो देखिए एक बॉन्ड बराबर कितना इलेक्ट्रॉन्स भाग लेता है, एक इधर से एक इधर से 2, तो कितना हो गया 2 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में भाग ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैंसिल करते हैं जो हो रहा है, माइनस प्लस इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, तो 6 माइनस 4, और ये माइनस में इधर भी माइनस में, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू क्या है 0, 6 में 6 गया 0, तो इसका फॉर्मल चार्ज जो बच गया वो कितना हो गया आपका 0। इसके ऊपर कोई चार्ज हम लोग नहीं लगा सकते ऑक्सीजन के ऊपर, क्लियर हो गया कि कोई जबरदस्ती नहीं कि आप जबरदस्ती क्या करके आप उसके ऊपर क्या कर देंगे कि चार्ज को लगा देंगे, ठीक है। देख लेना कि फॉर्मल चार्ज आ रहा है जो वही लगाएंगे। अब नाइट्रोजन की बात करते हो तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज अगर हम लोग निकाल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास 7, 2 पहले कक्ष में भाग गया, तो दूसरा में कितना बच गया 5, जो कि क्या है अनपेयर्ड है, तो वो क्या हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 माइनस, इसमें भी कितना है क्या कर रहा है नॉन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहा है, तो देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं बॉन्ड पे नहीं बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। माइनस 1/2 कितना है, फिर क्या कहता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग ये कितना बना है 1 2 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 बॉन्ड बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग देखते क्या कैंसिल करते हैं, 3 दूनी 6, तो 5 माइनस 2, और यहां कितना माइनस में 3 और 2 कितना हो गया -5 इक्वल टू 0। अब देखो नाइट्रोजन भी क्या करता है मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं दो, हम जो है वो स्टेबल है, ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज यही कर रहा है। अब क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, किसका देखते हैं ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो रहा है इधर वाले ऑक्सीजन का,
अब देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स था 6, 6 में एक भाग ले लिया, ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स 6, 6 में एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया भाग ले लिया, तो क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया। और अगर प्लस माइनस दे दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है तब आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ये NO2 के ऊपर एक माइनस होता, तो मान लिया जाए कि इसके ऊपर माइनस ऑलरेडी दे के रखा है या नहीं दिया, ठीक है, तो दिया है कि नहीं तो उसको क्लियर करना है। तो इसके पास कितना है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, जैसे कहते हैं ना कि किसी के पास क्या होता है ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिखते नहीं, लिखते वही है कहां जहां पे क्या हो फ्री रेडिकल्स के रूप में हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे तो वो क्या होता है फ्री रेडिकल्स के रूप में प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या कर रहा है किसी से एक इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, मींस माइनस हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग माइनस 1/2 कर रहा है सूत्र, फॉर्मूला क्या कहता है 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितना है एक बॉन्डिंग मात्र बना रहा है, मींस क्या है 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 कैंसिल, मींस क्या हो गया आपका 6 में 6 0, लेकिन यहाँ क्या हो गया ये -1 बच गया, देयरफॉर -1। देखिए यही तो प्रूव करना था हम लोग को फॉर्मल चार्ज कि NO2 के ऊपर एक माइनस दिया गया है तो उसका फॉर्मल चार्ज हो रहा है कि नहीं। देखिए NO2 के ऊपर एक माइनस आ रहा है, कौन ऑक्सीजन के ऊपर इसका फॉर्मल चार्ज क्या है -1, इसका फॉर्मल चार्ज क्या है 0, इसका क्या है फॉर्मल चार्ज 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एटम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे क्या होगा कि आपका फॉर्मल चार्ज पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए कि O3 दे दिया वो ओजोन, ओजोन का आपका फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो O3 का हम लोग लिखते हैं तो ऑक्सीजन है 1 2, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि 1 2 तो दोनों के ऊपर तो माइनस दे नहीं सकते, इधर क्या कर रहा है डबल बॉन्ड बना रहा है, तो डबल बॉन्ड तो इसके पास टेंडेंसी क्या ऑक्सीजन के पास 2 ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, एक अधिक बना रहा है मींस प्लस चार्ज यहां हो रहा है। ये क्या कर रहा है एक कम बना रहा है मींस क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ऐसे हो जा रहा है। इसके पास कितना देखिए 2 3 और 1 4, 4 तो बच कितना गया 2, ठीक है। तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं एक एक करके, इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसके पास 6, तो 6 में माइनस टोटल नंबर ऑफ क्या कर रहा है कि नॉन बॉन्डिंग कितना है 2 और 2 4, माइनस क्या कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्या करना है कि 1/2 बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बराबर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 दूनी 4 बराबर 6 माइनस 4 और 2 कितना हो गया 6 इक्वल टू 0। देखिए इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मल चार्ज हो गया। इसका अगर निकालते तो क्या हो गया फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू इसका देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो रहा है पता है 6 होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि 8 में 2 गया 6 बचा, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कितना है क्या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस 1/2, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना 1 2 3, 3 बॉन्ड 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितना हो गया आपका 2 दिया 6 बराबर 6 में 1 दिया कितना हो गया 2 और 3 5 माइनस 5 बराबर बच क्या 1, किस रूप में प्लस के रूप में, देखिए +1, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बच गया इसका फॉर्मल चार्ज देखना है, फॉर्मल चार्ज इसके पास कितना है वही 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में माइनस नॉन बॉन्डिंग में कितना है 2 4 6 माइनस क्या करना है 1/2 करना है, नॉन बॉन्डिंग तो भी नहीं है, अब बॉन्डिंग कितना है 1, तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, 2 में 2 कैंसिल बराबर क्या 6 में 6 0 -1 इज इक्वल टू -1। देखिए आपका वही हो रहा है -1। तो इस प्रकार से हम लोग हर एक एटम्स का
क्या कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि ये सारी ट्रिक्स को आपको ध्यान देना है और आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ बताया कुछ और एटम्स को ले लीजिए, कुछ और मॉलिक्यूल्स को लीजिए, उसका फॉर्मल चार्ज को निकालने का प्रयास कीजिए और क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है। तो जितनी सारी नोट्स आपको लिखाए जा रहे हैं वो सारी क्या करना है कि आपको रिवीजन करते चलना, आगे बढ़ते जाना, ताकि और भी आगे क्या होगा, मजा आएगा, ठीक है, पढ़ने में। और क्या करना है कि ये सारी वीडियो को क्या करना है कि अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, ताकि उन लोगों को भी क्या हो सके, लॉकडाउन में मदद मिल सके। इसलिए फिर क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे फिर से मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।